हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। यह है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 125। जब जियान ने ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर किया था तो उसके पास कुछ ऐसे सवाल रह गए थे जिनकी जियान को तलाश करनी थी और आज हमें उनका आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हिंट्स हमें पिछले एपिसोड में मिल गई थी। सो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जिससे आपको ये एपिसोड और भी अच्छे से समझ में आए। तो भी हम चलो पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत होती है उस सीन से जब जियान उस स्नेक सिंह से कहता है वहीं पे ठहरो। अब क्योंकि जियान ने उस ब्लैक एनर्जी का यूज करके उस गॉरफिन जैसे क्रीचर को भी खत्म कर दिया था तो स्नेक सिंह की ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं होती। स्नेक सिंह के डरे हुए एक्सप्रेशन को देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे शरीर से उस बची हुई इविल एनर्जी को प्योरीफाई करना चाहता हूँ। फिर जियान ने उस इविल एनर्जी को प्योरीफाई किया था। फिर अगला स्टेप होता है स्नेक सिंह और उन दोनों लड़कियों की स्पिरिट्स को अलग करने का। जियान ये करता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके, हालांकि प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल रहा था। फाइनली बात होती है उस मेंशन में जाने की जहाँ पे जाके जियान को मिलने वाली थी उस इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट की इनहेरिटेंस। लेकिन ऐसा करने के लिए जियान को स्नेक जेड को जगाना होगा और उसे कहना था उस लड़की स्नेक स्पिरिट का। और स्नेक जेड को जगाने के लिए वो बताती है कि हमें वो ट्रेजर चाहिए जो इस जेल के सबसे निचले स्तर में मौजूद है। फिर क्या कोई विकल्प न होने की वजह से जियान की टोली सीधा जेल में छलांग मार देती है, क्योंकि उस स्नेक सिंह ने जेल की किसी ऐसी एंटिटी से पंगा ले रखा था जो सच में टेरिफाइंग होती है। इस वजह से स्नेक सिंह 500 मीटर से नीचे बिल्कुल नहीं जाता। लेक के बॉटम में वो स्नेक स्पिरिट और जियान जाते हैं। जैसे जैसे जियान नीचे जा रहा होता है वो फील करता है कि उसके चारों तरफ का प्रेशर खतरनाक तरीके से राइज होने लगा है। 800 मीटर के बाद स्नेक स्पिरिट सहारा लेती है एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर का जो उसे मास्टर बुलाता था। फाइनली 1000 मीटर को क्रॉस करने के बाद एकदम डार्कनेस सेवर एरिया के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ बिल्कुल रोशनी मौजूद नहीं होती। तभी नीचे से एक बबल राइज होता है जो उस स्नेक जेड की अनकॉन्शियस बॉडी को अपने अंदर ले लेता है। अब जियान का टास्क है स्नेक जेड को बचाने का, क्योंकि अगर ये बच्ची खो जाती है तो इसके उस ट्रेजर से कनेक्शन होने की वजह से जियान को उस ट्रेजर के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। चलो आगे की स्टोरी के बारे में यहाँ से जानना शुरू करते हैं। एक पैनी सी सुशिंग साउंड के साथ जियान अपने आप को सामने की तरफ लॉन्च कर देता है। वो एक ही फ्लैश में उस बबल के बराबर ही पहुंच गया था। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लोज होता है जियान को एक चीज नोटिस हुई थी। उसे ऐसा लगता है जैसे इस बलबूले में अपनी सोचने की क्षमता हो। उस बबल के अंदर स्नेक जेड की बॉडी जो कि अभी तक एकदम बेजान लग रही थी वो थोड़ी सी मूवमेंट दिखानी शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे जाग रही हो। अपने पाम अटैक को आगे लॉन्च करते हुए जियान कहता है उसे जाने दो। भले झील के 1000 मीटर की गहराई में प्रेशर चेक कितना भी इंटेंस हो, लेकिन ये बबल काफी ज्यादा एजाइल होता है। ये तुरंत ही लेफ्ट में मुड़ जाता है। एक कोल्ड स्नॉट के साथ जियान अपने दूसरे अटैक को लॉन्च करने लगा था। लगता है उस बबल ने अपनी तरफ आगे बढ़े अटैक को सेंस कर लिया था। इस बार उसमें से बाहर आती एक इंटेंस एनर्जी प्लॉप की आवाज के साथ जियान का पाम अटैक उस बबल की सरफेस पे जाके टकराता है। बात बस ऐसी थी कि जियान के अटैक की पावर को पानी ने डिस्पर्स कर दिया था। वो कहते हैं डैम इट, ऐसे इन्वायरमेंट में मेरी हेवली फ्लेम की पावर कम हो गई है। अटैक के फेल होने के बाद जियान फिर से कोशिश करने वाला था तभी लोंगी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं रुको, ये बबल, ऐसा लगता है इसके और उस लड़की के बीच में एक कनेक्शन हो। वो नोटिस करता है स्नेक स्पिरिट को जो कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर के बगल में खड़ी होती है। अभी उसकी आंखों के पीपल्स एकदम काले हो गए थे। दूसरी तरफ उस लड़की स्नेक जेड की बॉडी को वो मिस्टीरियस बबल और भी गहराइयों में ले जा रहा होता है। तब इसकी स्टोरी रिंग वाइब्रेट करती है और उसकी स्टोरी रिंग में से एक चीज बाहर आई थी। ये होता है वो वॉइस ऑफ द सी। ये एनमू क्लैन के लीडर के द्वारा दिए गए उस शंख को देख के जियान की आंखें फ्लिकर होती है। वो डॉट्स को कनेक्ट करने लगा था। वो कहता है क्या ये टेनम्यू क्लैन की लास्ट सर्वाइवर है, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉन्ग जिसका नाम होता है वॉइस ऑफ सी उसने एक जेड की वजह से रिएक्ट कर रहा है। जियान के डाउट्स थोड़े से कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। जियान की सोच से लोंगी भी एग्री करते हैं। उसकी स्टोरिंग से कॉन्ग बाहर ही आया था। इस सोच की आवाज के साथ सीधा पहुंच जाता है उस बबल के अंदर। फिर इसने स्नेक जेड के माथे से खुद को अटैच कर लिया होता है और इसमें से एक इंटेंस लाइट बाहर आने लगती है। तुरंत ही पानी में खलबली मच गई थी। ऐसा लगता है पानी जियान को दूर भेजना चाह रहा हो। लोंगी कहती है जाग रही है। तभी स्नेक जेड के चारों तरफ को बबल फूट गया था। जियान इस समय उसके ऑरे से एक वाइटलिटी को सेंस कर पाता है। वो कहता है लगता है इसे और समय चाहिए। अगर अभी जियान के चेहरे को देखा जाए तो उसपे एक शॉक मौजूद होता है। वो भरोसा नहीं कर पाता कि टेनम्यू क्लैन की आखिरी डिसेंडेंट अब तक उसके साथ थी। पीछे से स्नेक स्पिरिट की आवाज आती है। वो कहती है मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। ऑफ कोर्स जियान को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वो अपनी नजरों को ले जाता है इस लेक की सतह की मिट्टी के ऊपर। इस लेक के बॉटम में बस इतनी सी मिट्टी दिखाई दे रही होती है। इस मिट्टी में से गैलेनियर रंग की रोशनी बाहर आ रही होती है और ये जियान को अनसेटलिंग वाइब दे रही थी। अपनी सोल पावर को आगे एक्सटेंड करते हुए जियान कहता है आखिर यहाँ पे मिट्टी क्या कर रही है, क्या इसमें भी सीक्रेट छिपे हुए हैं? जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उस मिट्टी से कांटेक्ट
किया था। तो सेंसेशन की वजह से जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये देख के स्नेक स्पिरिट पूछती है क्या हुआ। जियान अपनी और जो स्ट्रेंथ यूज करता है, वो कहता है यहाँ कुछ छिपा हुआ है। जब इस ट्राई करने के बाद भी जियान को उसके आंसर नहीं मिलते, वो फाइनली डिटर्मिनेशन के साथ यूज करता है अपनी हेवली फ्लेम्स को। अपनी उंगली के ऊपर फ्लेम के क्लस्टर को बना के वो इसे सामने की तरफ भेज देता है। बूम की आवाज के साथ दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था। जियान देखता है कि मिट्टी अपने आप ही पीछे हट रही है। ऐसा लगता है वो जियान की फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती हो, लेकिन ये नजारा जियान की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देता है। वो कहता है आखिर यहाँ पे ऐसा क्या दबा हुआ है जो मेरी हेवली फ्लेम को भी रेजिस्ट कर पा रहा है। सीन चेंज हुआ था, हमें इस लेक से काफी दूर की जगह दिखाई जाती है। ये था एक कब्रिस्तान जहाँ पे लिटरली अपने आप को पाता है। उसे चारों तरफ बस कवरें दिखाई देती हैं। इतने सारे टूम्स को देख के वो परेशान नहीं हो रहा था। तभी उसके सामने आता है एक मॉन्स्टर्स फिगर। इस क्रिएचर ने ग्रे कॉपर आर्मर पहन के रखा होता है। खासकर उस पर जितनी खरोंचें थी वो बताती है कि इसने कितनी सारी बैटल लड़ी हुई है। इसके बगल में होती है वो ब्लड रेड सोर्ड और ये भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा होता है। जब वो बहीमत बिना कुछ बोले लिटरली को देखता रहता है, शाओई को इरिटेशन फील होता है। वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। फाइनली उस फिगर ने अपनी ब्लड रेड सोर्ड को जमीन से बाहर निकाल के अपने कंधे पर रख लिया था और उसकी आंखें लॉक हो जाती हैं लिटरली के ऊपर। वो लिटरली से कहते हैं मुझे हराओ, क्योंकि शाओई के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वो इस फिगर की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करता है। शाओई कहता है एक 8 स्टार दो दी। हाँ, लगता है ये इंटरेस्टिंग होगा। तुरंत ही पफ की आवाज के साथ उसकी बॉडी से फ्लेम्स इरप्ट हो गई थी। ऐसा लगता है बीच कब्रिस्तान में कहीं फायर गॉड उतर आया हो। भले अपोनेंट पावरफुल था, लेकिन तब भी लिटरली को किसी बात का डर नहीं होता है, क्योंकि अगर बात करिए स्ट्रेंथ की तो उसकी स्ट्रेंथ इस फिगर से कहीं न कहीं सरपास करती थी। भले ही बैटल कितनी भी खतरनाक हो, अंत में उसे भरोसा होता है कि जीत उसकी होगी। सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं माउंटेन रेंज के किसी दूसरे एरिया को। यहाँ पे फिगर होता है म्यूइंग का। म्यूइंग की आंखें चारों तरफ देख के लगातार अपने साथियों की तलाश करती हैं। वो कहती है आखिर जियान और बाकी के लोग गए कहाँ पे। अजीब बात ये थी कि अब तक उसने जितनी भी इसका सामना किया था उनमें से कोई भी उसके खिलाफ एग्रेसिव नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे एक अनसीन फोर्स इन्हें रोक रही हो। तभी उसके दिमाग में किसी की चिलिंग आवाज जाती है। वो आवाज कहती है यहाँ पे आओ। म्यूइंग इंस्टिंक्टिवली समझ जाती है कि आवाज इस जगह के किंग की है, लेकिन उसके चेहरे पे किसी भी तरीके का डर नहीं होता है। दूसरी तरफ म्यूफंग जियान से अलग होने के बाद अपने आप को एक दलदली एरिया में पाता है। यहाँ की हवा एकदम ओप्रेसिव थी। वो चारों तरफ से सिनेस्टर औरों को सेंस कर पा रहा था। म्यूफंग कहता है क्या इविल प्रेजेंस है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मुझे घोस्ट एनर्जीज और भी ज्यादा सेंस हो रही हैं। अभी म्यूफंग के हाथ में वो वुडन सोर्ड होती है जिसमें से लगातार ब्लू एनर्जी रेडिएट हो रही थी। अभी सामने के स्वैम्प में से आते हैं बहुत सारे घोस्टली क्रीचर्स और इन्हें म्यूफंग एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसकी वुडन सोर्ड एक एक करके इन सभी को स्लैश कर देती है। फिर उसकी यिन यांग बैकवर्ड टेक्निक इस घोस्टली एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। म्यूफंग सेटिस्फेक्शन के साथ बोलता है नॉट बैड। स्विच की आवाज के साथ म्यूफंग के अटैक्स और भी फियर्स होते जा रहे थे। वो कहता है ये जगह मेरे लिए तो एकदम ट्रेजर ट्रोव है, मतलब खजाने का भंडार। सीन का फिर से चेंज होता है। हम देखते हैं ग्रीन फ्रूट को। वो एक अजीब से जंगल के अंदर होती है। यहाँ भारी भारी पहाड़ आगे की तरफ झुके होते हैं और ये एक नेचुरल फॉर्मेशन की तरह लग रहे थे। इसे सीन को ऑब्जर्व करके ग्रीन फ्रूट कहती है ये सेटअप ये 5 लेयर्ड अरे जैसा लग रहा है। शायद इन पांचों को पता नहीं था, लेकिन इन पांचों के रास्ते एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन्हें सबसे ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जाते हैं। फाइनली सीन वापस से जियान की तरफ लौटा था। सीन की शुरुआत होती है बैंग की आवाज के साथ। ये होता है जियान का टेरिफाइंग अटैक जो नीचे की उस मिट्टी के ऊपर किया गया होता है। कुछ पलों के बाद उस एरिया में से एक डेजलिंग लाइट इरप्ट हुई थी। इस रेत की बैरियर के डिसॉल्व होने के बाद जो सीन जियान के सामने आया था वो सच में फैसिनेटिंग होता है। इस लेक के बॉटम में एक हाल के बराबर छेद होगा और इसके अंदर एक छोटा सा पेड़ होता है जो कि मेंस पावर एमिट कर रहा होता है। ये पेड़ एक इंसान की कलाई के बराबर होगा और इसके ऊपर बस 3 पत्तियां थी। ये लगातार लेक के बॉटम में से एनर्जी को खींच रहा था। इस पौधे में से बाहर रेडिएट हो रहे ऑरे को सेंस करके जियान के चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। बात ऐसी ही होती कि अब तक उसने इतना पोटेंट मेडिसिनल ऑरा सेंस नहीं किया होता। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब तक जियान ने कई कीमती और रेयर मेडिसिन हर्ब्स देख रखी है और इसके बारे में सोच ही रहा होता है। तभी पीछे से स्नेक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। स्नेक स्पिरिट सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है ये सान्य शिंगलैन है। इस नाम को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहते हैं सान्य शिंगलैन। अचानक से जियान की आंखों को हम ब्राइट होते हुए देखते हैं। लगता है उसने भी इस चीज की अहमियत को पहचान लिया था। ये होता है लेजेंडरी 3 लीफ स्लैशर ऑर्किड, जिससे एक अल्टीमेट लेवल की एलिक्सर बनती है। इसे 2D क्लास के सबसे रेयर ट्रेजर में से एक कहा जा सकता है। रूमर्स के हिसाब से एक एक्सपर्ट जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2D की थी, उसने इस चीज को कुछ सालों तक कल्टिवेट करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को 2 स्टार लेवल में ब्रेक थ्रू करवा लिया था। पीछे स्नेक स्पिरिट की कोल्ड आवाज आती है। वो कहती है मुझे बिलोंग करती है। वो लड़की उस प्लैनेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ गई थी। ऐसे सीन को देख के जियान काफी अजीब फील करता है, क्योंकि कुछ समय
पहले तक स्नेक स्पिरिट और स्नेक जेड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर जियान उस ऑर्चिड को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। जब वो दोबारा से स्नेक स्पिरिट की आंखों में देखता है, वो पाता है कि उसकी आंखें कहीं खोई खोई हैं। परंतु जियान को पूरा मामला समझ में आ गया था। लगता है ऑर्किड किसी को भी अपने बस में करने की ताकत रखता है। फाइनली खम्भ की आवाज के साथ जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलती है। जैसे ही स्नेक स्पिरिट इसके कांटेक्ट में आई थी, फाइनली उसे होश आ जाता है। हम उसे खांसते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं। स्नेक स्पिरिट कहती है चीज सच में बहुत सिनेस्टर है, इसे मैंने बस एक बार देखा और मैं इसके इल्यूजन में फंस गई, क्योंकि वो जियान को इसी ट्रेजर के लिए नीचे लाई थी। वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पे लाके अपना काम पूरा कर दिया है, अब क्या तुम इसे हासिल कर पाओगे ये तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। स्नेक स्पिरिट ने उस ऑर्चिड से अपनी दूरी और बना ली थी। जियान में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाता, वो तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार करता है। हाउएवर वो रियलाइज करता है कि सैन्य शिंगलैंड को हासिल करना ये इतना आसान नहीं होने वाला। वो कहता है लगता है इस चीज को मुझे पहले फंसाना होगा और नहीं मुझे भी ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। और अपनी स्पेशल परसेप्शन से जियान सेंस कर पा रहा था कि उस ऑर्चिड के चारों तरफ एक बैरियर मौजूद है जो किसी को भी इसके पास जाने से रोकता है। वो कहता है जिस गड्ढे में इसकी जड़ें मौजूद है, हो सकता है कि वो होल इस जगह से जाने का हो। जियान की आंखें भर गई थी डिटर्मिनेशन से। वो तुरंत अपनी डिवाइन इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट करके अपनी मेंटल पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन को रचने लगता है। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। हम धीरे धीरे जियान के सामने कुछ गोल्डन सिंबल्स को इकट्ठे होते हुए देखते हैं और एक पेचीदा फॉर्मेशन बना रहे थे। जियान अपनी हैंड सील को एक आखिरी बार चेंज करते हुए बोलता है फेरी सिल्क बाइंडिंग। तुरंत उस ऑर्चिड के चारों तरफ का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था और एक चमकती हुई लाइट बीम उसकी तरफ शूट हो जाती है। जियान के चेहरे पे वो स्माइल आ चुकी होती है जो बता रही थी कि चीज उसके हाथों से बच नहीं पाएगी। वो सफेद रंग की लाइट बीम जो कि शान्य सिंगलन की तरफ शूट हुई होती है, वो एक फॉर्मेशन स्क्रोल होता है। ये उस शान्य सिंगलन के पास जाके खुल गया था। इसमें से बाहर आने वाली वो रेडिएंट लाइट एक मैसिव फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जो उस गड्ढे को चारों तरफ से ढक लेती है। जैसी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, इस लेक के बॉटम में खलबली मच जाती है। तब तक अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही स्नेक स्पिरिट को बस ये पता होता है कि जियान एक एल्केमिस्ट है और सिर्फ इतनी सी आइडेंटिटी ही उसकी आंखों में जियान की पोजीशन को काफी हाई करने के लिए काफी थी। वहीं पे जब वो जियान को फॉर्मेशन रचती हुई देख रही है, स्नेक स्पिरिट अपने शौक को संभाल नहीं पा रही थी। वो कहती सच में इस इंसान के पास टेरिफाइंग सीक्रेट्स हैं, जियान की मिस्टीरियस फ्लेम्स और उस गोरफिन को मारने वाली वो ब्लैक एनर्जी और अब उसकी ये फॉर्मेशंस। ये स्नेक स्पिरिट को बता देती है कि उसे जियान से पंगे नहीं लेने चाहिए। अपनी 7 स्टार दोधी की पावर के साथ भी उसे डाउट था कि वो जियान का सामना कर पाएगी। नेक्स्ट मोमेंट में उस लड़की की आंखें भी डिटर्मिनेशन से भर गई थी। वो कहती ये भी अच्छी बात है, तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे तुम्हारे सीक्रेट्स को जानने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। वहीं पे वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो कि उसके बगल में उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, वो कहता है मास्टर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये इंसान उस 3 लीफ स्लेशर ऑर्किड को हासिल कर पाएगा? आखिरकार ये प्लांट इतना करने के बाद वो आगे बोलता नहीं है। वो स्नेक स्पिरिट कहती है भले ही ऑर्चिड काफी क्रूशियल हो, लेकिन मेरे लिए मेरी ओरियन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि इस मेंशन के अंदर एक आवाज मुझे बुला रही है। ये सुन के वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर ट्रेम्बल हो गया था। वो कहते हैं मास्टर आप पहले जानती हो? वो लड़की नोट करती है। उसने पहले ही सेंस कर लिया था कि इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने जानबूझ के उसे नीचे जाने से रोका है। शायद वो नहीं चाहता कि स्नेक स्पिरिट को उन सीक्रेट्स के बारे में मालूम पड़े, लेकिन अब समय आ गया था जब वो अपने ओरिजिन के बारे में जाने। जब वो सिल्क वाइन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई थी, इसने भारी स्पेस को उस 3 लीफ स्लेशर ऑर्किड से दूर कर दिया होता है। जियान कहता है भले मैं 3 लीफ स्लेशर ऑर्किड के सारे यूजेस को नहीं जानता हूँ, तब इसके पास और भी मिस्टीरियस एबिलिटीज हो सकती हैं। मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा। वो अपने कदमों को उस प्लांट की तरफ बढ़ा रहा था, तभी जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो देखता है कि 3 लीफ ऑर्किड की वो तीनों पत्तियां जो कि अब तक नॉर्मल सी दिख रही थी, उनमें से अब 3 कलर्ड ग्लो रिलीज होने लगा है। ये रोशनी लाल, हरी और सुनहरी होती है। दूर से इस मिस्टीरियस ऑरे को सेंस करके जियान को एक डेंजर फील होने लगा होता है। वहीं पे स्नेक स्पिरिट की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहती है कैसी पावर है। जियान जानता था कि इससे पहले कोई बदलाव आए उसे एक्शन लेना होगा। वो चिल्ला के बोलते है बाइंड। तुरंत ही फॉर्मेशन में से एनर्जी से बनी कुछ वाइन्स बाहर आती हैं। ये वाइन्स बढ़ती हैं उस पौधे की तरफ, लेकिन जब उस 3 रंग की रोशनी के कांटेक्ट में आई थी, ऐसा लगता है पूरी तरह से जल के राख हो गई हो। जियान कहता है क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। उसका चेहरा ग्रेव हो जाता है। उसके पिछले अटैक में वो स्ट्रेंथ थी जो कि एक 5 स्टार दोधी को भी सीरियसली इंजर्ड कर सकती है, लेकिन उस अटैक को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वो कहता है लगता है फॉर्मेशन इसे ट्रैप करने के लिए काफी नहीं है। पीछे से स्नेक स्पिरिट पूछती है तुम्हारा और क्या प्लान है। जियान 3 लीफ स्लेशल ऑर्किड जिसे सैन्य शिंगलैंड के नाम से जाना जाता था, उसे थोड़ा ध्यान से देखता रहता है। फिर फाइनली वो साय करके बोलता है मुझे कुछ चीजों को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत मेथड्स का इस्तेमाल करके ये प्लांट सिर्फ डैमेज ही नहीं होगा बल्कि बैकलैश मुझे इंजर्ड भी कर सकती है। ले उसके लिए जड़ी बूटी कितनी भी आकर्षक हो, वो तब भी अपनी जान को दांव पे लगा
लगाने के अगेंस्ट होता है। जियान जस्ट पीछे जाने के लिए मुड़ा ही होता है, तभी उसकी नजर जाती है एक और रोशनी की तरफ। ये ग्लो आ रहा था उसने एक जेड की बॉडी में से। जियान देखता है कि इस ग्लो की वजह से काफी जल्दी उस बच्ची का डेथली कॉम्प्लेक्शन सही होता जा रहा है। जियान कहता है कैसी लाइट है, तभी लोंगी की आवाज उसके दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं नहीं, ये लड़की उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड से कनेक्टेड है। तुरंत ही जियान देखता है उस ग्लो को और फिर वो उस जड़ी बूटी की एनर्जी को दोबारा सेंस करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें शॉक की वजह से एकदम खुली रह गई थी, क्योंकि स्नेक जेड के ग्लो और ऑर्किड के 3 कलर लाइट में काफी सिमिलरिटीज होती है। वो कहता है अब तक इस बच्चे को जाग जाना चाहिए था, लेकिन तभी वो अनकॉन्शियस क्यों है। वो सेंस करता है कि स्नेक जेड की ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है। के दिमाग में आता है एक बोल्ड आइडिया, क्योंकि लोंगी भी अपना टप्पा लगा चुके थे। ये बात साफ थी कि स्नेक जेड और उस ऑर्किड के बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन मौजूद है, और क्योंकि उस बच्ची स्नेक जेड ने उस कॉन्ग को ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिससे जियान ने टियानमू क्लैन के लीडर से हासिल किया था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि स्नेक जेड टियानमू क्लैन की आखिरी सर्वाइवर है। वो कहता लगता है स्नेक जेड के जागने के लिए उसे और पावर की जरूरत होगी, और ऐसा किया जा सकता है उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड से। लोंगी कहते हैं तुम्हारा काफी डेंजरस अजम्पशन है। इस तरीके से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसे डील करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहीं पे जियान इसके अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल करके स्नेक जेड को डीप स्लीप से बाहर लाना चाहता है। जियान पीछे मुड़ के स्नेक स्पिरिट को पूछता है हम यहाँ पे कितने समय तक रह सकते हैं। वो कहती है मैक्सिमम 5 मिनट, क्योंकि अगर हमने उससे ज्यादा समय यहाँ गुजारा तो ये प्रेशर हमें ऊपर नहीं जाने देगा। वो कहता है 5 मिनट। हाँ, फाइनली जियान नोट करके बोलता है ठीक है, इतना काफी है। उसके हाथ आगे बढ़ते स्नेक जेड की तरफ, जो अभी अनकॉन्शियस स्टेट में होती है। जियान कहता है इसे मुझे दे दो। वो कहता है आई थिंक मैं जानता हूँ कि अभी तक जागी क्यों नहीं है। जियान के आगे बढ़ रहे हाथों को देख के स्नेक स्पिरिट हेजिटेट करती है। फाइनली उसे नोट करके स्नेक जेड को जियान के हवाले कर दिया था। इस बच्चे को अपने हाथ में लेके वो मुड़ता है 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड की तरफ। जियान मनी मन में कहता है लगता है अब बड़ा गैम्बल करने का समय आ गया है। फ्लेम्स जियान की बॉडी को फिर से ढकती हैं। इस बार इनका ऑरा और भी इंटेंस होता है। बिना हेजिटेशन के हम जियान की बॉडी को किसी रॉकेट की तरह फॉर्मेशन की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। जियान के एक्शन को देख के स्नेक स्पिरिट कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर बोलता है मुझे लगता है इस इंसान ने स्नेक जेड के डीप स्लीप में रहने का रीजन समझ लिया है, क्योंकि इन सभी को लेके बॉटम में काफी समय हो चुका होता है। स्नेक स्पिरिट के चेहरे पे उस थकान को साफ देखा जा सकता था। वो जियान के बाहों में स्नेक जेड को देख के बोलती है आई होप ये जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी आंसर चाहिए। जब जियान उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड के करीब जाता है, वो पौधा अपनी पावर को वापस ले लेता है। फिर से उसकी पत्तियां नॉर्मल से दिखने लगती हैं। एक स्विच की आवाज के साथ जियान का फिगर उसे 5 मीटर की दूरी पे अपीयर हुआ था। जियान बोलता है ये इसकी अटैकिंग रेंज होगी। जिस तरीके से इस प्लांट ने अपने ऑरे को वापस ले लिया था, ये लगता है जियान को अपने और भी करीब लाना चाह रहा था। ऑफ कोर्स इस जाल में जियान फंसने वाला नहीं था। वो कहता है ये प्लांट एक पीक 2D लेवल के एक्सपर्ट को भी चैलेंज कर सकता है। अगर मुझे इसकी एनर्जी का यूज करना है तो मुझे स्ट्रेटजी का यूज करना होगा। हम जियान को डीप थिंकिंग में जाते हुए देखते हैं। 1 2 3 4 5 सेकेंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है हाँ, सेपरेशन टेक्निक। आईब्राउज को एक बार टच करता है, उसके सामने मटेरियलाइज होता है उसका एक क्लोन। जियान कहता है इसे काम हो जाना चाहिए। अभी उसके क्लोन की स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार 2D लेवल की। वो कहता है गो। क्लोन उस ऑर्चिड की तरफ शूट हो गया था, जो कि अल्केमी भाषा में 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड कहा जाता था। जब उसका क्लोन उस 5 मीटर एरिया के अंदर जाता है, उस ऑर्चिड की पत्तियां एकदम जलने लगती हैं। इनमें से बाहर आती है वो 3 कलर्ड लाइट। बूम की आवाज के साथ ये जियान के सोल क्लोन में जाकर टकरा गई थी। इस 3 कलर्ड ग्लो के सामने क्लोन की बिल्कुल नहीं चलती। तुरंत ही उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि जियान के हाथ में वो अनकॉन्शियस स्नेक जेड होती है। इसका मतलब ये भी था कि वो पहली बार इस पौधे के इतने करीब आई थी। जब स्नेक जेड की फोरहेड में अब्सॉर्ब हो चुका वो कॉन्ग 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड की एनर्जी को सेंस करता है। हम उसे बाहर फ्लोट करते हुए देखते हैं। उसने उस पौधे से बाहर आई 3 कलर्ड लाइट की बची हुई एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। और ऐसे सीन को देख के जियान के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी दुगी को इस कॉन्ग के अंदर भेज देता है। ऐसा लगता है इस शंख को इसी का इंतजार था। इसमें से एक हो की प्यारी सी आवाज के साथ कई रिपल्स फैलनी शुरू हो गई थी। जब रिपल्स पहुंचती उस ऑर्चिड के पास, उसमें से एक जेंटल एनर्जी बाहर आने लगी थी। लगता है उस वॉइस ऑफ सी नाम के कॉन्ग और उस पौधे के बीच में एक कनेक्शन बन गया हो। जैसे जैसे और भी एनर्जी वो कॉन्ग अब्सॉर्ब करता है, हम इसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इसकी सतह जो अब तो एकदम प्लेन नहीं थी, वो एकदम स्मूथ होने लगती है। इसका लेफ्ट का सिरा कर्व हो गया था और पीछे का एकदम पैना हो जाता है। एट द सेम टाइम इसमें से एक ब्राइट लाइट बाहर आती है। झील के 500 मीटर की गहराई में मौजूद स्नेकशिंग, जो अपने 3 हेडेड वाटर स्नेक की फॉर्म में था, ये लाइट उसे भी दिखाई देती है। स्नेकशिंग कहता है क्या वो सफल हो गया। उसकी आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। बिना हेजिटेशन के वो शूट हो गया था नीचे लेक की तरफ। जब जन दोबारा से उस लड़की स्नेक जेड की तरफ देखता है, उसे पानी में एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। जब उसकी बॉडी इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है,
वो फील करता है कि उसकी दिल का भाव और भी स्मूथ हो गया है। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे उसने एक कीमती मेडिसिन पिल को कंज्यूम कर लिया हो। जियान कहता है तो इस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड का एसेंस है। साफ तौर पे ये बची हुई एनर्जी होती है जैसे वॉइस ऑफ सी नाम के शंख ने उस पौधे में से अब्सॉर्ब किया था। तभी लोंगी जियान से कहते हैं जियान सावधान, वो लड़की अब जाग रही है, हमें अभी उसे सतर्क रहने की जरूरत है। तभी उस लड़की स्नेक जेड के अंगूठे हिलते हैं और लगता है इसे ऑर्किड रेजोनेट कर रहा था। उसकी पत्तियां भी हिलने लगती है। धीरे धीरे से स्नेक जेड अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जब चकाचौंध करने वाली रोशनी उसकी आंखों में जाती है हम उस बच्चे को फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम उसके मुंह से क्यूट सी आवाज बाहर आती है। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ। जब कोई रिप्लाई नहीं करता वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखती है। उसे जियान, ऑक्टोपस मॉन्स्टर और स्नेक स्पिरिट नजर आए थे। जब ये लड़की जागी होती है वो वॉइस ऑफ सी कॉन्ग शांत हो गया था, इसकी रोशनी भी डिम हो जाती है। जियान कहता है तो ये फाइनली जाग गई। अभी वो वॉइस ऑफ सी कॉन्ग एकदम ट्रेम्बल होता है। हम इसे एक ही फ्लैश में जियान के हाथ में अपीयर होते हुए देखते हैं और जियान ने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वो कहता है ये क्या मामला है, ये मेरे हाथों में क्यों आ रहा है, क्या ये टिएनम्यू क्लैन का आर्टिफैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ जब वो लड़की उस कॉन्ग को जियान के हाथ में देखती है वो विगल होके पहुंच गई थी जियान के बगल में। जियान को अपनी वाटरी आंखों से देखते हुए बोलती है डैड। लगता है ये वर्ड जियान के लिए थंडर जैसा था। इस शब्द को सुन के वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया होता है। उसके होठ से एक शब्द बाहर आता है। वो कहता है क्या। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथ हिला के बोलता है नहीं मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, तुमसे कोई गलती हो गई है। ये सुन के वो लड़की स्नेक जेड हम्प करती है। वो कहती है तुम मेरे फादर हो क्योंकि तुम में से मैं अपने टिएनम्यू क्लैन की ऑरे को सेंस कर पा रही हूँ और तो हमारे क्लैन का ये टोकन तुम्हारे पास है। इसे क्लैन की पेट्रियार्क के अलावा और कोई पोजेस नहीं कर सकता। जियान का शरीर एक बार फिर से जम जाता है। उसके शरीर में टिएनम्यू क्लैन का ऑरा ये जियान के यूज़-वन से इंटरेक्ट करने की वजह से था। जहाँ तक बात रही कॉन्ग शेल के उसके हाथ में होने की, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि ये शंख अगर उसके हाथों से ऐसे चिपक क्यों रहा है। जियान तुरंत ही अपने चेहरे को सीरियस बनाता है। वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते ऑलराइट स्नेक जेड, हमारे पास इन सभी के बारे में बात करने का समय नहीं है। वो लड़की फिर से स्नोर्ट करके बोलती हम मुझे स्नेक जेड मत कहो, ये कितना गंदा नाम है, मेरा नाम है शान्याओ। इस बच्चे के सामने जियान पूरी तरीके से हेल्पलेस था। वो कहते ऑलराइट शान्याओ। इससे पहले इन दोनों के बीच में कोई और कन्वर्सेशन शुरू हो पाती इन्हें सुनाई देती है स्नेक स्पिरिट की आवाज। वो कहती है हमारे पास बस 1 मिनट रह गया है और अब मैं और होल्ड नहीं कर सकती हूँ। जब शान्याओ पीछे मुड़ के स्नेक स्पिरिट को देखती है उसकी आंखें एकदम चमकने लगी थी। वो एक स्वीट स्माइल के साथ बोलती है बिग सिस्टर अब मुझे याद हो ये बच्ची सच में एक हेडेक थी। जियान कहते हैं हम बाद में ही बात कर सकते हैं। उसकी नजरें फिर से जाती हैं उस ऑर्चिड की तरफ। जियान के चेहरे पे एक रिग्रेट से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहता है क्या हम सच में से ऊपर नहीं ले जा सकते। वो लड़की शान्या और जियान की नजरों को फॉलो करती है। वो कहती है डैड क्या आपको वो सीवीड चाहिए। ये सुन के जियान उसकी तरफ मुड़ा था। वो कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसे लेने का कोई तरीका है। शान्या अभी बिल्कुल यंग थी, उसका हर एक एक्शन क्यूटनेस से भरा होता है। एकदम शान से अपने सीने को फुला के वो बच्ची लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ जाती है। वो कहती है डैड मुझे देखो। इसकी स्पीड को देख के जियान सरप्राइज हो गया था, लेकिन वो तुरंत ही चिल्ला के ही बोलता शान्या रुको जरा, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वो जानता था कि वो 3 लीफ ऑर्किड कितनी ज्यादा डेडली हो सकती है। अगर एक पीक दूधी एक्सपर्ट भी उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो 3 रंगों वाली एनर्जी उसे खत्म कर डाले। फाइनली जियान की शॉक्ड आंखों के सामने शान्या उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड के करीब पहुंच जाती है। उस पौधे में से वो एनर्जी रिलीज होती है। जियान शान्या को शरीर को कांपते हुए देखता है, बट नेक्स्ट ही मोमेंट में शान्या के शरीर को एक हल्की सी लेयर ने ढक लिया था। फिर वो एक ही फ्लैश में पहुंच जाती है उस लीफ ऑर्किड के बगल में। अभी जियान को ये जगह एकदम सूना सूना लग रहा था। वो कहता है समखना ये सीन उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। आखिरकार वो प्रोटेक्टिव फोर्स जो कि उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड को प्रोटेक्ट कर रही है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूधी भी क्रॉस नहीं कर सकते। वहीं भी शान्या को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। शान्या अपने हाथ को उठाती है और एक ही झटके में इस प्लांट को किसी घास की तरह उसने जमीन से उखाड़ लिया था। अभी एस्टोनिशमेंट की वजह से जियान का मुंह डब्बे की तरह खोला होता है। अगर कोई मछली तेज आती है तो उसके मुंह में सीधा घुस जाती। देखते देखते उस 3 लीफ ऑर्किड को किसी खिलौने की तरह पकड़ के वो लौटाती है जियान के बगल में। इस पेड़ को जियान को देती हुए शान्या कहती है डैड ये लो। इस लड़की ने पेड़ को जिस तरीके से उखाड़ा था जियान बोलता है ये डैमेज हो चुका होगा राइट। लोंगी हंस के बोलते हैं डैमेज इम्पॉसिबल। ये 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड दुनिया का एक यूनिक ट्रेजर है, इसे इतनी आसानी से नुकसान कैसे पहुंचा जा सकता है। जियान के शब्दों को शान्या ने भी सुन लिया था। वो कहती है डैड नहीं ये डैमेज नहीं है, ये बस सो रहा है। उसने इस छोटे से पौधे को हाथ में पकड़ा ही था तभी जियान को अपने हाथों में कई कांटे लगते हैं। हालांकि इसे सरप्राइज करने की जियान ने कोशिश तो करी थी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अब काम नहीं आती। जियान बहुत से गोड़ के पूछता है ये क्या हो रहा है। लोंगी बताते हैं कि सान्य शिंगलेन तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। ऐसे नेचुरल ट्रेजर्स अपनी सोचने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। अगर किसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति इनकी पावर को हार्नेस नहीं कर सकता। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड कर पाता उसके दिमाग में कमांडिंग
कमांडिंग आवाज पहुंचती है। वो आवाज कहती है तुम मेरे डेस्टिन्ड मास्टर नहीं हो, तुम्हारे हाथों से मैं अपने उस मास्टर को ढूंढूंगा जिसके लिए मैं बना हुआ हूँ। इस पौधे की डिक्लेरेशन ने जियान को स्टंड कर दिया था। अभी उसकी द्विकी सी के अंदर जो फ्लेम बीस्ट होता है वो भी शौक की वजह से अपना मुंह खोल चुका होता है। जियान फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में कहता है डैम इट, आखिर एक ऐसी वाहियात चीज है। तब तक स्नेक सिंह का मैसेज फिगर भी जियान के बगल में पहुंच चुका था। एक चिंता से भरी आवाज में कहता है जियान, स्नेक रेड, क्या तुम दोनों ठीक हो? हम जियान को जैसे से रिकवर होते हुए देखते हैं। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद ही स्नेक सिंह के दिल को ठंडक पहुंचती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो ऊपर चला जाए, क्योंकि अब यहाँ पे और कुछ करने को नहीं था और हर एक सेकंड के साथ प्रेशर मल्टीपल हो रहा होता है। इस वजह से जियान ऊपर जाने से इनकार नहीं करता है। तीनों लोग आ गए थे स्नेक सिंह के सर के ऊपर और बगल में होता है ऑक्टोपस मॉन्स्टर। ये सभी लेक के बॉटम से ऊपर चले जाते हैं। कुछ ही समय के बाद झील के उस शांत पानी में कुछ बुलबुले बने थे। एक बड़ी से स्प्लैश के साथ एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। इस 3 हेडेड स्नेक के ऊपर होते हैं 3 फिगर्स। फाइनली हम इन सभी को आते हुए देखते हैं उस पवेलियन के अंदर। अभी ऑक्टोपस मॉन्स्टर बाहर नहीं आया था। स्नेक सिंह जो कि इंसानी फॉर्म में आ चुका होता है वो जियान के बगल में आके पूछता है क्या तुम्हें वो मिल चुका है? अभी उसके चेहरे पे 4 स्माइल होती है। भले उसके पास वो 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड हो। इस पौधे के रिएक्शन की वजह से जियान एकदम अनॉय हो चुका था। वो स्नेक सिंह से कहता है लकीली। ये सुन के स्नेक सिंह की आंखें एंटिसिपेशन से भर जाती हैं। वो कहता है चलो चलते हैं, अब तुम्हारा उस मेंशन में जाने का समय आ गया है। तब इस पवेलियन के सामने एक रास्ता अपीयर हो चुका था जो एक डार्कनेस की तरफ ले जाता है। जियान भी उस ऑर्चर्ड से अपने ध्यान को हटाता है क्योंकि अब टाइम होता है इस मेंशन के ऊपर फोकस करने का। वो कहता है क्या इस मेंशन के अंदर सच में मुझे सेकंड रैंक एम्पर टियर के एल्केमिस्ट में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा? जियान की आंखें एक नई डिटर्मिनेशन से भर गई होती हैं। वो कहता है लेट्स गो। ग्रुप में सारे लोग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर ये सभी उस मिस्टीरियस पैसेज के अंदर चले जाते हैं। अब इन्हें और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ये तो हमें आगे की स्टोरी बता रही होगी, लेकिन आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी क्योंकि हमने तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल या फिर सजेशन है तो उसे डेफिनेटली कमेंट्स में लिखना, जैसे हम एज अ कम्युनिटी साथ में ग्रो हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में जियान एंटर कर रहा होगा उस मेंशन में और फिर हम उस मेंशन के अंदर के सीक्रेट्स को जान रहे होंगे। आपको शान्या का कैरेक्टर कैसा लगा है ये कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि दुखी कंटेंट में तो हमारे पास शाओ शाओ थी। देखते हैं क्या उसकी कमी को शान्या पूरा कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रख लेना। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर सकते हो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।